नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी जिस तरीके से कम वोट परसेंटेज रहा है, कम वोटिंग हुई है और पहला वाला जो चरण था उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है दूसरे चरण के चुनाव में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी है, इन्होंने भरसक प्रयास किया कि किसी तरीके से वोटर अपने घर से बाहर निकले, वोट परसेंटेज बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और इसके बीच में ही पहले चरण के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वही अपना घिसा पिटा रिकॉर्ड लेकर के आ गए, घिसा पिटा अपना वही एजेंडा लेकर के आ गए। हिंदू मुसलमान कर दिया उन्होंने, मंगलसूत्र कर दिया उन्होंने, कांग्रेस कर दी, उसमें उन्होंने सोना कर दिया, सब कर दिया कि कोई छीन लेगा, कोई ले लेगा। इस तरीके की तमाम बातें की, भड़काऊ भाषण दिए, जिसकी वजह से उनको चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी मिल गया कि इस पर जवाब दीजिए, आप चुनाव के बीच में इस तरीके से कैसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो ये तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से हुई, लेकिन उसके बाद भी दूसरा चरण आते आते सारी चीज़ें धड़ाम हो गई और कोई एजेंडा उस अब काम नहीं कर रहा है। लोग समझ चुके हैं 10 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, लोगों को बहकाया है, बेवकूफ़ बनाया है, कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर। इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर मतलब उसका असर इतना होता तो दूसरे चरण की वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए था ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा कम हो गया। आपको बता दें कि पहले चरण में 61.11% वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण में 54% 85% 54.85% हुई है। आप मान इसको कह सकते हैं मोटा मोटा 55%। तो 6% तो सीधा कम हो गया वोटिंग परसेंटेज। तो ये जो चीज़ हो रही है, मतदाता पहले चरण के बाद दूसरा चरण, अब देखने वाला होगा तीसरा चरण में कैसा रहता है, या क्या ये वोटिंग जो परसेंटेज है वो इसको छू पाता है या इससे भी कम रहता है। ये सारी चीज़ें तो अगले चरण के बाद पता चलेंगी, लेकिन 2 चरणों में खास तौर पर दूसरे चरण में क्या हुआ है वो आपको बताएंगे। 8 सीटें उत्तर प्रदेश में उन पर वोट डाले गए। कैसा किसका क्या समीकरण रहा, कैसे कैसे इस बार परसेंटेज रहा, उस सब पर चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, वोटर बहुत साइलेंट है। खास तौर पर मुस्लिम मतदाता की बात करें तो वो इस बार वोटिंग कर रहा है डर के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, और जो भी बीजेपी को हराने में सक्षम है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी दल का हो, कैंडिडेट को वोट कर रहा है। साथ ही साथ इस बार भरोसा जताया जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। अब चूंकि समाजवादी पार्टी इसमें गठबंधन में है तो डेफिनेटली उनके प्रत्याशियों को भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगह पर सीधी टक्कर है, कई जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद पतली है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, उन्होंने अभी कल भी कहा है कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, 80 की 80 लोकसभा सीटें हमारे ही खाते में आ रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया है, पहला जो चरण हुआ था उसमें परसेंटेज वैसे ही कम था, दूसरे में और कम हो गया आपकी तमाम अपीलों के बाद, आपकी तमाम दलीलों के बाद और आपकी तमाम भड़काऊ चीज़ों के बाद लोगों के ऊपर उसका असर नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको बताते हैं कि सीट वाइज कैसे क्या रहा। जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज रहा है वो है अमरोहा। अमरोहा में 2019 में 71.1% वोट हुआ था और अब की बार 64.58% वोट हुआ है। यहाँ पर पिछली बार बीएसपी ने ये सीट निकाली थी 2019 में, कुंवर दानिश अली, उनको 6,10,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के कंवर सिंह तंवर दूसरे नंबर पर रहे थे, इनको 5,37,834 के करीब वोट मिले थे। इस बार भी दानिश अली लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन से लड़ रहे हैं। बीएसपी ने यहाँ पर मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सभी लोग तगड़ी फाइट कर रहे हैं, किसी को भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुसलमानों में विभाजन है, जहाँ पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो ये अमरोहा यहाँ पर वोट जो है वो
हालांकि पिछली बार से 7% कम है, लेकिन वैसे ज़्यादा है जो दूसरा चरण में सबसे ज़्यादा 8 सीटों में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर पड़े हैं। अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने टीवी जगत के राम को उतारा मैदान में। राम मतलब एक सिनेरियो बनाने का प्रयास किया कि राम चूँकि राम मंदिर बन गया है तो राम लेकर के आए, पता नहीं क्या सोच करके लेकर के आए। उनके खिलाफ वैसे ही अंदर ही बहुत विरोध था, साथ ही साथ जनता को भी वो कुछ खास पसंद नहीं आए। मुंबई का रहने वाला होने के कारण, मुंबई में बसा हुआ होने के कारण पसंद नहीं आए। हालांकि वो बार बार इस चीज़ को कहते रहे कि एक बार जिता दो, एक बार बस सांसद बना दो, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा, तमाम चीज़ें उन्होंने कहीं। बहुत एरोगेंस उनके चेहरे पर दिखाई देता है, थोड़ा घमंड भी दिखाई देता है, अभिमान भी दिखाई देता है। नाक भौं सकोड़ते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों से दूरी बना के रखते हैं, गाड़ी से नहीं उतरते हैं, गाड़ी का शीशा नहीं खोलते हैं, लोगों के पसीने में से उनको बदबू आती है। तमाम चीज़ें हैं उनके साथ, सिर्फ गाड़ी पर ही चढ़े रहते हैं, लोगों के बीच उतरना, पैदल चल के प्रचार करना उनको पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि मेरठ वालों ने उनके ऊपर कितना भरोसा जताया है इस बार, क्या उनको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। इसी बीच में एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ गठबंधन ने कर दी, यहाँ से दलित प्रत्याशी उतार दिया, तीसरी बार प्रत्याशी बदला अपना, और टिकट सुनीता वर्मा जो योगेश वर्मा की पत्नी है उनको दिया। पहले मेयर रह चुकी हैं, दलित समाज से आती हैं। यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ है, जो दलित वोटर हैं उनका वोट बटा है, योगेश वर्मा की तरफ भी गया है और बसपा की तरफ भी गया है। डेफिनेटली जो बसपा का हार्डकोर वोटर है वो तो उनको मिलना ही है, वहाँ भी गया है। साथ ही साथ मुस्लिम मतदाता जो है उनमें भी बंटवारा हुआ है। फाइट अब त्रिकोणीय हो गई है, बीजेपी, गठबंधन एंड आपके बीएसपी, इसमें त्रिकोणीय फाइट हो गई है। मेरठ में 64.26 पोल हुआ था 2019 में, अब की बार हुआ है 58.7%, 6% पोल कम हुआ है। राजेंद्र अग्रवाल 2 बार से बीजेपी के सांसद, 5,86,000 से ज़्यादा वोट मिले थे उनको पिछली बार। दूसरे नंबर पर हाजी याकूब कुरैशी बीएसपी से रहे, 5,81,455, मात्र 4,000 समथिंग का ही अंतर रहा दोनों में, कोई बहुत खास नहीं था। चूँकि गठबंधन था, पिछली बार गठबंधन में लड़ रही थी बसपा, उसका फ़ायदा शायद मिला हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं। मेरठ में बहुत क्लोज फाइट है, जिसका भी हार जीत होगी बहुत कम अंतर से होगी। ये चीज़ मेरठ के बारे में। आगे बढ़ते हैं बागपत के तरफ। बागपत में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा। आरएलडी जो कि अब भाजपा के साथ है, जयंत चौधरी की पार्टी, उन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को वहां से उतारा और बहुत भरोसा जताया उनके ऊपर। 2019 में 64.64% पोल हुआ और अब की बार हुआ है 55.94, 9% सीधा कम है। और बीएसपी भी लड़ी है वहाँ पर और गठबंधन भी लड़ा है। सुनने में आ रहा है सूत्रों के हिसाब से और सारे समीकरण देख करके कि बहुत तगड़ी और बहुत क्लोज फाइट है यहाँ पर भी। लोग उम्मीद तो जता रहे हैं कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान ये सीट निकाल लेंगे। अगर उन्होंने निकाली भी तो जीत का अंतर बहुत ही कम होगा। हालांकि गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ बहुत मजबूत माना जा रहा है, जो अमरपाल शर्मा है उनको। बीएसपी ने भी काफ़ी वोट लिए होंगे, तीसरे नंबर पर रहे या दूसरे नंबर पर रहे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो बागपत भी कोई मतलब आसान रहा नहीं है भारतीय जनता पार्टी और रालोद के लिए। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में भी बहुत कम पोल हुआ है इस बार। 2019 में यहाँ पर 55.86% पोल हुआ था और अब की बार 49.80, 50% का भी आंकड़ा गाजियाबाद नहीं छू पाया। 6% से कम पोल हुआ, 6% कम पोल हुआ। वीके सिंह बीजेपी से पिछली बार यहाँ प्रत्याशी थे, 9,44,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। सुरेश बंसल समाजवादी पार्टी के 4,43,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह यहाँ पर इतनी आसान नहीं है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी, गठबंधन और बीएसपी भी अच्छा लड़ी है। ठाकुरों की नाराज़गी, क्योंकि वीके सिंह का टिकट काट दिया इस बार, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तमाम चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए ये सीट निकालना। फाइट है, त्रिकोणीय फाइट है, बल्कि त्रिकोणीय भी नहीं कह सकते इसको, इसमें बीजेपी और बीएसपी की सीधी फाइट है। तो क्या कुछ होगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। 2019 में 60% से ज़्यादा पोल हुआ था, अब की बार केवल 53% हुआ है, 7% यहाँ पर भी कम है। महेश शर्मा बीजेपी के 8 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे। सतवीर जो हैं वो एसपी से थे,
उनको 4 लाख से ज़्यादा, 4,93,000 मतलब 5 लाख मान लीजिए, इतने वोट मिले थे। यहाँ पर भी पोल बहुत कम हुआ है। नोएडा में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीएसपी का प्रत्याशी वहाँ पर बहुत अच्छे से लड़े हैं, बहुत मजबूत फाइट दी है, और बीजेपी के लिए यहाँ पर भी बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि पोल बहुत कम हुआ है, लोग घरों से निकले नहीं वोट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं बुलंदशहर की तरफ। बुलंदशहर रिजर्व सीट है। 2019 में 62.85% पोल हुआ था, अब की बार 56.416% पोल कम है इस बार पिछली बार के मुकाबले से। और भोला सिंह बीजेपी से 6,81,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। योगेश वर्मा बीएसपी से लड़े थे, इनको 3,91,000, आप मान के चलिए मोटा मोटा 4 लाख के करीब इनको वोट मिले थे। बुलंदशहर में अब देखना होगा कि समीकरण कैसे बैठते हैं, क्योंकि रिजर्व सीट है तो जाहिर सी बात है कि जो भी लड़ेगा वो दलित समाज से ही होगा। तो कौन किसके लिए कितना वोट करेगा, वोट बटेगा या कौन किसके साथ प्लस होगा, ये सारी चीज़ें हुई होंगी या जो ईवीएम में कैद हो चुकी हैं अब तक। 4 जून को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है या दूसरी पार्टियों के लिए आसान है, ये भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। फाइट यहाँ पर भी बहुत तगड़ी है। अलीगढ़ पे बढ़ते हैं, अलीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में 61.64% पोल हुआ था, और अब की बार 56.62% वोट पड़े हैं। 5% यहाँ पर भी कम है। बहुत तगड़ी फाइट है बीजेपी और बीएसपी के बीच में। सतीश कुमार गौतम सिटिंग एमपी हैं, 6,56,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के डॉक्टर अजीत बालियान रहे थे, 4,26,000 के से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट सतीश कुमार गौतम में के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जाट भी है, वहाँ पर दलित भी हैं, वहाँ बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या गठबंधन की तरफ लोगों का रुख रहा या बीएसपी में। आप कहने को देखिए दावे कोई कुछ भी कर दे कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा लड़ा, ये यहाँ पर बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन ऐसा इस बार कुछ भी होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वोटर उत्साह नहीं दिखा रहा है, वोटर बाहर नहीं निकल रहा है अपना वोट देने के लिए। तो ऐसे में अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लहर हुआ करती थी 2019 में, 2014 में लोग लाइनों में खड़े होकर के वोट दिया, वो चीज़ इस बार नदारद है, कहीं भी देखने को नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी दिलचस्प वोटिंग यहाँ पर हुई है। अगली सीट है मथुरा। 2019 में 61% वोट हुआ था यहाँ पर, और अब की बार मात्र 49.49, आप समझ लीजिए सीधे सीधे 12% कम हुआ है। और बेहद एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की। हेमा मालिनी के खिलाफ लोगों ने यहाँ पर तो कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने हेमा मालिनी का और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया, साथ ही साथ चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया। ये बहुत मतलब दिलचस्प चीज़ देखने को मथुरा में मिली। कई बूथ ऐसे रहे जहाँ पर कोई वोट डालने भी नहीं गया। हेमा मालिनी को पिछली बार 6,71,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, और कुंवर नरेंद्र सिंह जो रालोद के प्रत्याशी थे उनको 3,77,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। काफ़ी अंतर से जीती थी हेमा मालिनी। इस बार वहाँ बीएसपी भी लड़ी है, अच्छा लड़ी है, जाट कैंडिडेट है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है, गठबंधन की तरफ से, और साथ ही साथ बीजेपी की हेमा मालिनी को एक बार फिर से भरोसा जता करके उनको टिकट दिया गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, लोग तो दावा ये भी कर रहे हैं कि हेमा मालिनी एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगी और बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों की नाराज़गी है और पोल बहुत कम हुआ है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कुल मिलाकर के लॉस में है। कितनी सीटें वो निकालेगी, कितनी नहीं, दावे तो वो 400 पार के भी करते हैं, दावे तो वो पूरी 80 सीटों के भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गठबंधन भी अच्छा लड़ रहा है और बीएसपी भी अच्छी लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और बीएसपी ने तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में ही सेंध लगाने का काम किया है। तो ये चीज़ भी बड़ी दिलचस्प है, क्या कुछ होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ 4 जून को क्लियर हो जाएगा। हम आपके साथ इसी तरीके से एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। तीसरे चरण में भी आपको बताऊंगी कि क्या कुछ रहा। तब तक बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।